Hello dear students, this is Deepak Kumar, Assistant Professor of English. Dear students, today I am going to discuss with you poetic forms like dramatic monologue and free verse. Let's first of all take dramatic monologue. Dramatic monologue क्या होता है? Dear students, dramatic monologue is a kind of lyric poem. ये एक तरह की lyric poem है. Remember it, this is not a form of play or drama. ये प्ले और ड्रामा की फॉर्म नहीं है, ये एक लिरिक पोइम है. द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर ड्रामेटिक बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट. और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ड्रामेटिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये किसी कवि के विचारों और उसकी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते. बाकी जो पोइम होती है वो किसी कवि की भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करती है, लेकिन इस पोइम में कवि की भावनाएं और विचार व्यक्त नहीं किए जाते, बट ऑफ सम इमेजिनरी कैरेक्टर, किसी इमेजिनरी काल्पनिक पात्र की भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है. एंड दैट इज़ थ्रू दी स्पीच ऑफ दैट स्पीकर, और वो भी उस स्पीकर, उस वक्ता की स्पीच के माध्यम से. जिस तरह की नाटक में होता है, प्लेज में होता है, बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं. इस पोइम में भी एक कैरेक्टर वो होता है जो पूरी पोइम के दौरान बोलता है. ही स्पीक्स थ्रू आउट द पोइम. और एक या एक से अधिक और पात्र, कैरेक्टर और पर्सन्स हो सकते हैं जो केवल साइलेंट लिसनर्स होते हैं, जो बोलते नहीं हैं. They are monologues because in them only one character speaks throughout. और इसको मोनोलॉग क्यों कहा जाता है? इन्हें मोनोलॉग इसलिए कहा जाता है कि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर बोलता है. ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स थ्रू आउट. पूरी पोइम के दौरान केवल एक ही पात्र, एक ही कैरेक्टर बोलता है, स्पीच देता है. Robert Browning is the most important writer of dramatic monologues in the English language. और रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश भाषा में सबसे अच्छे राइटर हैं जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे. Now let's discuss some main features of the dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं. आओ इस बारे में चर्चा करते हैं. Point number 1, a single person or character is placed in the most critical situation of his life. ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक पर्सन को, एक कैरेक्टर को जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में दर्शाया जाता है. उसको जीवन की संघर्ष करने वाली कठिन परिस्थितियों में, सिचुएशन में रखा जाता है. He speaks and gives his reactions to the situation थ्रू आउट द होल पोइम. और वो पूरी पोइम के दौरान अपनी स्पीच के माध्यम से उस सिचुएशन के प्रति अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं देता है. पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है. पॉइंट नंबर 1 में ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ स्पीकर पोइट नहीं होता. यहाँ स्पीकर पोइट नहीं होता. स्पीकर एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है. पूरी पोइम में केवल वही स्पीचेस देता है. उसकी स्पीचेस के माध्यम से हमें पता चलता है कि उसका मूड क्या है, सिचुएशन के प्रति, उस परिस्थितियों में उसका रिएक्शन कैसा है. पॉइंट नंबर 2, दिस कैरेक्टर एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पर्सन्स. पोइम में यह कैरेक्टर एक या एक से अधिक दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट करता है, वार्तालाप करता है, उन्हें संबोधित करता है. दीज पर्सन्स आर दी साइलेंट लिसनर्स. और ये जो व्यक्ति होते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ये साइलेंट लिसनर्स होते हैं, केवल ये सुनते हैं, ये वार्तालाप में भाग नहीं लेते. दे also perform the function of the interlocutor from time to time. और समय समय पर ये इंटरलोक्यूटर का भी काम करते हैं. इंटरलोक्यूटर कौन होता है? ए पर्सन हु स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर.
किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर जो बोले या वार्तालाप में शामिल हों। जनरली ये साइलेंट लिसनर्स होते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर ये मुख्य पात्र कैरेक्टर से वार्तालाप में शामिल होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। दे प्रोवाइड द रीज़न और कोज फॉर द स्पीकर्स मूड और रिएक्शन। ये जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, दूसरे पर्सन्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, रीडर्स को प्रोवाइड करते हैं रीज़न और कोज, कारण प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पीकर्स मूड एंड रिएक्शन, कि स्पीकर जो होता है, पात्र बोलने वाला होता है, उसका मूड कैसा है, सिचुएशन के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसकी क्या रिएक्शन है, उसका कारण, उसका रीज़न हमें प्रोवाइड करते हैं। इन रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड्रिया डेल सार्टो, एंड्रिया इज़ द स्पीकर। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखे गए ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल सार्टो में एंड्रिया इज़ द स्पीकर, लुक्रजिया इज़ द लिसनर, and her lover and the three rival artists are also introduced indirectly. एंड्रिया डेल सार्टो में एंड्रिया स्पीकर है, लुक्रजिया एक लिसनर है और उसका प्रेमी, और 3 प्रतिद्वंदी आर्टिस्ट भी इनडायरेक्टली पोइम में दिखाए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैव एन अब्रप्ट ओपनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो ओपनिंग होती है बड़ी अचानक होती है, अब्रप्ट होती है। बट इट ऑल्सो अरेस्ट आवर अटेंशन। जितनी अब्रप्ट होती है, साथ साथ ये रीडर्स का ध्यान भी आकर्षित करने वाली होती है। एट द सेम टाइम व्हाट हैज़ गॉन बिफोर इज सजेस्टेड क्लेवरली थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। साथ में किसी भी मोनोलॉग की जो ओपनिंग होती है वो अब्रप्ट होती है, लेकिन व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, जो पहले जा चुका होता है, पास्ट, इज सजेस्टेड, हमें सुझाया जाता है, हमें बताया जाता है, क्लेवरली, बड़ी चतुराई से, थ्रू रेट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? पास्ट, मेडिटेशन कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन कंटेम्पलेशन, सोच विचार। पास्ट के विषय में सोच विचार से या पास्ट के बारे में चिंतन करके या पास्ट के बारे में हमें जानकारी दे के पास्ट के बारे में हमें बताया जाता है कि व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, इससे पहले क्या सिचुएशन रही, उस सिचुएशन के बारे में हमें अवगत करवाया जाता है। 10. रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस opens with a reference to the picture of the dead duchess। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक और ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा, बहुत ही फेमस है, माई लास्ट डचेस। डचेस होता है यू कैन से सम्राज्ञी, रानी भी कह सकते हैं। माई लास्ट डचेस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ओपन शुरू होता है विद ए रेफरेंस, एक संदर्भ से, टू द पिक्चर ऑफ द डेड डचेस, एक मृत रानी डचेस के रेफरेंस से, उसके पिक्चर, उसकी तस्वीर के रेफरेंस से ये ड्रामेटिक मोनोलॉग शुरू होता है। हियर द इटालियन ड्यूक, यहाँ एक इटालियन ड्यूक एड्रेसेस, संबोधित करता है, द एनवॉय, एक दूत को, ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव फादर इन लॉ। एक राजा ने अपना दूत भेजा, एक राजा ने अपना दूत भेजा इस इटालियन ड्यूक के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर, और ये इटालियन ड्यूक उस दूत को संबोधित कर रहा है। यहाँ स्पीकर कौन है? इटालियन ड्यूक, और इंटरलोक्यूटर कौन है? ये एनवॉय, एनवॉय ऑफ द किंग। तो इस वार्तालाप में ड्यूक एनवॉय को बता रहा है अपनी पुरानी मृत पत्नी के विषय में, डचेस के विषय में। उसका जो पोर्ट्रेट है वो टंगा हुआ है, वो उसकी ओर इशारा करके बता रहा है अपनी पुरानी डचेस के विषय में जो मर चुकी है। ही कन्फेसेस टू द मर्डर ऑफ द वाइफ ही इज़ होपिंग टू रिप्लेस, और वो इस दूत के सामने, एनवॉय के सामने कन्फेस कर रहा है कि उसने अपनी पत्नी
पहले वाली डचेस का मर्डर किया है और उसी वजह से अब वो शादी करना चाहता है, एक नई डचेस से शादी करना चाहता है। तो इस तरह आपने देखा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है। ही स्पीक्स थ्रू आउट द पोइम, वो पूरी पोइम के दौरान बातचीत करता है। साथ में एक या एक से अधिक दूसरे पर्सन्स भी होते हैं जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं और हमें स्पीकर की रिएक्शंस और मूड के बारे में जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं फ्री वर्स की। फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री। इट हैज़ इरेगुलर लाइन लेंथ। फ्री वर्स में जो लाइन, पोइम्स की लाइन होती हैं, फ्री वर्स में जो पोइम्स की लाइन होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। इट मीन्स अ फ्री वर्स डज नॉट हैव अ रेगुलर मीटर। इसका अर्थ है फ्री वर्स में मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता जैसे कि दूसरी पोइम्स में किया जाता है। मीट्रिकल पैटर्न, रिदम का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता। इन फ्री वर्स लाइन्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू रिपीटेड यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। फ्री वर्स में पंक्तियों को, लाइंस को डिवाइड नहीं किया जाता एक डिफरेंट यूनिट्स में, एक यूनिट्स में जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल शामिल होते हैं। आपने देखा होगा जो रिदम होती है, रिदम एक कॉम्बिनेशन होता है, अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, डिफरेंट यूनिट्स का। एक यूनिट में आपके सिलेबल्स हो सकते हैं डिफरेंट, स्ट्रेस्ड सिलेबल भी होते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल भी होते हैं, और इस डिवीज़न को हम फीट कहते हैं। लाइंस को हम डिवाइड करते हैं पोएम की, उस डिवीज़न को हम फीट कहते हैं। एक फीट में 2 सिलेबल भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल भी हो सकते हैं। जैसे हम इयम्बिक पेंटामीटर की बात करते हैं, इयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल होते हैं, यानी कि 5 फीट होते हैं। हर एक फीट में 2 सिलेबल होते हैं, तो एक लाइन में टोटल कितने सिलेबल हुए? 10। 5 फीट एंड 2 सिलेबल इन ईच फीट, टोटल नंबर ऑफ 10 सिलेबल्स। और पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, सेकंड जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। तो इसी तरह ये यूनिट रेगुलर रिपीट करती है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इसी तरह ये 5 फीट होते हैं जिनमें 10 सिलेबल होते हैं। इसको इयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। लेकिन फ्री वर्स में इस तरह का कोई भी मीट्रिकल पैटर्न नहीं होता, उसमें मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। फ्री वर्स फ्री है। आगे देखिए, ब्लैंक वर्स इज ऑल्सो अनराइम्ड लाइक फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स भी फ्री वर्स की तरह अनराइम्ड है, उसमें राइम का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि तुकबंदी नहीं होती है। पंक्तियों के अंतिम शब्द एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, उनकी साउंड एक जैसी नहीं होती है, वो अनराइम्ड होती है। ब्लैंक वर्स भी अनराइम्ड होती है और फ्री वर्स भी अनराइम्ड होती है, किसी भी राइम स्कीम का प्रयोग नहीं किया जाता। बट ब्लैंक वर्स डिफर्स फ्रॉम फ्री वर्स, लेकिन ब्लैंक वर्स फिर भी फ्री वर्स से डिफरेंट है, बिकॉज ब्लैंक वर्स यूजेज रेगुलर मीट्रिकल पैटर्न, क्योंकि ब्लैंक वर्स लगातार मीट्रिकल पैटर्न का इस्तेमाल करती है। ब्लैंक वर्स तो मीट्रिकल पैटर्न का इस्तेमाल करती है लेकिन उसमें राइम नहीं होती, लेकिन फ्री वर्स न तो मीट्रिकल पैटर्न का इस्तेमाल करती है और न ही राइम का इस्तेमाल करती है। सो ब्लैंक वर्स इज इयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइम। तो ब्लैंक वर्स इयम्बिक पेंटामीटर लाइन इस्तेमाल करता है, मीटर इस्तेमाल करता है और उसमें कोई राइम नहीं होती। ब्लैंक वर्स में 10 सिलेबल्स होते हैं और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड।
In 19th century, William Blake, Matthew Arnold, and Walt Whitman stopped using regular meter form in their poems. 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में विलियम ब्लेक ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने और वोल्ट विटमन ने ये रेगुलर मीट्रिकल फॉर्म अपनी कविताओं में इस्तेमाल करना बंद कर लिया. They experimented with the metrical form of their poems. In the early 20th century, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में free verse form was widely used by the poets. free verse form कवियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की गई. Poets such as William Carlos Williams, T.S. Eliot and Ezra Pound have written their lyric poetry in free verse. कवि जैसे कि विलियम कार्लोस विलियम्स, टी.एस. एलियट एंड एजरा पाउंड ने अपनी लिरिक कविताओं में, पोइम्स में फ्री वर्स का इस्तेमाल बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से किया. That's all for today, dear students. Thank you very much.